बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है साइटेशन एंड रेफरेंसिंग स्टाइल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च में साइटेशन क्या होती है, रेफरेंस क्या होता है, ये इनके स्टाइल्स क्या होते हैं, एमएलए और एपीए क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लिटरेचर को रिव्यू करना है। और जब हम लोग लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, तो ये भी हम लोगों को पता है कि जो भी एग्जिस्टेड नॉलेज होता है, सिर्फ़ उसको ही हम लोग कोट नहीं करते हैं अपनी किसी भी रिसर्च वर्क में। साथ ही साथ हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं और साथ में उसको एनालाइज़ करते हैं। अब जो भी हम लोग एग्जिस्टेड नॉलेज को कोट करते हैं अपने रिसर्च वर्क में, उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है साइट सोर्सेज़ की। जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट या फिर रेफ़रेंस वगैरह को यूज़ किया है, जिसको भी यूज़ किया है, उसकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग एट द एंड उसका रेफ़रेंस लाज़मी दें कि ये टेक्स्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया, इसका सोर्स क्या था, हमारे इस टेक्स्ट का सोर्स क्या था। तो इसी को हम लोग रेफ़रेंस और साइटेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें तो साइटेशन जो है वो होती है जिसमें कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोट करते हैं किसी की बात को, ठीक है? किसी ने भी कोई बात कही है और हम लोगों ने एज़ इट इज़ उसको वहाँ पे कोट कर दिया है। इन्वर्टेड कॉमास अक्सर आपने देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे या फिर किसी रिसर्च पेपर में देखे होंगे कि वहाँ इन्वर्टेड कॉमास में उनको बंद कर दिया जाता है किसी भी कोट को कि फ़लाने बंदे ने ये बात की है, ठीक है? और साथ में ऑथर का नाम लिख दिया जाता है, ईयर लिख दिया जाता है या फिर अगर किसी बुक से वो रेफ़रेंस लिया गया हो, तो उसका पेज नंबर वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। तो वो होती है साइटेशन कि हम लोग टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कोटेशन ऐड कर रहे हैं, इन ईज़ी वर्ड्स अगर बात करें, कोई कोटेशन ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग साइटेशन बोलेंगे। एक होती है इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन का भी यही मतलब है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स में हमारा एक वर्क चल रहा है, हम उसमें ही किसी की बात को कोट कर रहे हैं और या फिर पैराफ्रेज़ कर रहे हैं। अब पैराफ्रेज़ क्या होता है? पैराफ्रेज़ ये होता है कि किसी ने ये बात की है और हम लोग उसको बात वही रहेगी लेकिन हम लोग उसको अपने वर्ड्स में बयान कर देंगे, ठीक है? उस ये होती है पैराफ्रेज़िंग करना कि बात उसका आइडिया वही है, किसी ने ही ये आइडिया दिया है, ठीक है? लेकिन हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज़ इट इज़ हम लोगों ने कोट नहीं की होती बात। हम लोगों ने अपने वर्ड्स की एडिशन की होती है उसमें, ये कह लें या फिर अपने अल्फ़ाज़ों में उसको बयान किया हुआ होता है। उस बात का आइडिया नहीं बदलता, ये नहीं भूलना कि उस बात का आइडिया नहीं बदलता, जो भी उस बंदे ने बात बोली है, हम लिखेंगे वही लेकिन अपने वर्ड्स में लिख देंगे कि इसने ये बात बोली है। उसको कहते हैं पैराफ्रेज़िंग और इसको कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। अब रेफ़रेंस जो होता है ना, रेफ़रेंस हम लोग देते हैं एट द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर कि हमने ये सोर्स यहाँ से लिया, ये सोर्स यहाँ से लिया। हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट हमारा सबसे लास्ट वाला रिसर्च पेपर का जो पेज होता है ना, उसमें हम लोगों को रेफ़रेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। वो जो पूरा पेज होता होगा, हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई होती है कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ से ली है, ये यहाँ से ली है, इसका सोर्स हमने ये यूज़ किया, उसको हम लोग रेफ़रेंस बोलते हैं। मैं कुछ रिसर्च पेपर्स भी आप लोगों को दिखाऊँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आप लोग समझ सकें कि रेफ़रेंस और साइटेशन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रेफ़रेंस और साइटेशन के बारे में इतना सा पता चल ही चुका होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब हम लोग ये साइटेशन या फिर रेफरेंस को ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी रिसर्चर की स्कॉलरी नॉलेज को और साथ में इन्फॉर्मेशन को। दूसरा ये है कि ये हेल्प करता है किसी भी रीडर को ये अंडरस्टैंड करने में कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ठीक है? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और ये जो वर्क है, ये कहाँ से लिया गया है? लाइक कहाँ से इसको ट्रैक किया गया, ठीक है? और जो तीसरा वाला है इसका कि इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिसर्चर्स आइडियाज़ एंड समवन एल्स। कि रिसर्चर जो अब फॉर हम लोग कह लें कि हम लोग रिसर्चर्स हैं, ठीक है? और हम लोग किसी और के आइडिया को दे दे रहे हैं कि किसी ने ये बात की थी, वही होता है ना साइटेशन करना, कोटिंग करना। तो हम लोग कोट तो कर रहे हैं किसी की बात को कि ये फलाने ने ये बात बोली है, लेकिन हम लोग उसमें अपना भी कोई ना कोई आइडिया ज़रूर शेयर करेंगे कि अगर इसने ये बात बोली है, तो मेरी खुद की ये राय है। तो ये जो है, ये रिसर्चर्स के आइडियाज़ को और किसी दूसरे के आइडिया को रिफ्लेक्ट भी करता है। उनमें डिस्टिंग्विशन को करता है, उनमें फ़र्क बताता है या फिर ये बताता है कि ये सिमिलर है। ठीक है? ये इसीलिए ये ज़रूरी होती है साइटेशन और रेफ़रेंस। वी नीड टू रेफ़रेंस ऑल सोर्सेज़ इंक्लूडेड। हम लोग इसमें डायरेक्ट कोटेशन भी कर सकते हैं, पैराफ्रेज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पे समराइज़ भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हम इसमें डेफिनेशंस को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रिसर्च करनी है और उसमें कुछ की टर्म्स का यूज़ करना है हमने। अब अब जो की टर्म्स होती हैं, उनकी डेफिनिशंस तो चेंज नहीं होती ना, सही है? तो हम लोग डेफिनेशंस को भी एज़ इट इज़ ऐड कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर में। इसके अलावा फिगर्स वगैरह को, टेबल्स वगैरह को किसी और सोर्स से लेके हम लोग उनको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन लाज़मी ये है कि हम लोग साथ में रेफ़रेंस दें, उनकी साइटेशन को ऐड लाज़मी करें कि जो भी ऑथर है उसका जहाँ से भी हमने वो सोर्स लिया है, कोई भी चीज़ है हम उसका जो हवाला है
रेफ़रेंस को उर्दू में हवाला ही कहते हैं ना, तो हवाला जो होता है वो हमने लाज़मी देना है, सारा क्रेडिट खुद नहीं लेना कि ये मैंने किया है। इस तरह से आपके रिसर्च पेपर में वो रिजेक्ट भी हो सकता है आपका थीसिस, और दूसरा कि प्लेजरिज़्म का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ से बचना है, अगर आप कहीं से सोर्स ले रहे हैं तो आपको लाज़मी उसका रेफ़रेंस या साइटेशन को ऐड लाज़मी करना है, ठीक है? इसके अलावा अब आ जाते हैं इसके स्टाइल पे कि फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है? रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वेरियस फॉर्मेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे फ़ेमस है वो है एपीए और दूसरा है एमएलए। एपीए और एमएलए ये 2 कॉमन फॉर्मेट्स हैं, 2 कॉमन स्टाइल्स हैं जो कि एजुकेशनल रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है? और ये समटाइम्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि आपने ये वाला स्टाइल यूज़ करना है, और समटाइम्स आप खुद भी कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि एबीए किसके लिए इस्तेमाल होता है और एमएलए किसके लिए इस्तेमाल होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँगी। इम्पोर्टेंट नोट ऑन रेफरेंसिंग सोर्सेज़। अब साइटेशन जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को ये ज़रूरी होता है, जैसे कि ये पुरानी बातें हैं, ठीक है? मैं ऑलरेडी पहले वाली स्लाइड में आप लोगों को सब कुछ समझा चुकी हूँ कि साइटेशन को जो है वो हम लोग इन टेक्स्ट ऐड करते हैं, और रेफरेंस को हम लोग एट द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर सब कुछ बता देते हैं कि हमने कौन-कौन सा सोर्स जो है वो कहाँ-कहाँ से लिया है। इसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोटेशंस, दो टाइप्स की कोटेशंस होती हैं। एक होती है शॉर्ट, एक होती है ब्लॉक कोटेशन। इन दोनों में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। शॉर्ट कोटेशन जो होती है, जो शॉर्ट कोटेशन होती है, शॉर्ट क्विट जो होती है, वो 1 या 2 लाइन की होगी, ठीक है? 1 या 2 लाइन की होगी, और इनको कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया जाता है, ओके? और जो होती है ब्लॉक कोटेशन, वो जो है वो मोर देन 4 लाइन्स हो सकती हैं, मोर देन 4 लाइन्स हो सकती हैं। और ये जो है इनको टेक्स्ट से, जो मेन टेक्स्ट होता है ना, उससे सेपरेट करके लिखा जाता है, ठीक है? और सिंगल स्पेस उसमें दी जाती है। मतलब हम इसकी जो है ना वो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इसको लिखना है। ये नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि किस तरह से लिखें, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, बस समझाने के लिए है कि जो शॉर्ट कोटेशन है, दिस इज़ अ शॉर्ट क्विट, ठीक है? और साथ में ऑथर का नाम लिखना है और साथ में ईयर मेंशन कर देना, ओके? और अपनी जो क्विट होती है उसको हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ब्लॉक कोटेशन। ब्लॉक कोटेशन मैंने बताया था कि वो मोर देन 4 लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है? अब देखिए ना, ये यहाँ पे शॉर्ट कोटेशन का ऐड किया था और वहाँ सामने से स्टार्ट कर दिया कि ये हमारी शॉर्ट कोटेशन है। लेकिन ब्लॉक कोटेशन है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर एक टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, ये ऊपर वाला टेक्स्ट ऑलरेडी चल रहा है, उसको सेपरेट करके लिखा है, नीचे वाली लाइन्स में उसको करके लिखा है, ठीक है? नीचे वाली लाइन्स में उनको, क्योंकि मैंने ऊपर देखा पढ़ाया है कि उसको सेपरेट कर दिया जाता है मेन टेक्स्ट से, ठीक है? मेन टेक्स्ट से उसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो सेपरेट कर दिया, ठीक है? और ये जो है 4 से ज़्यादा लाइन्स का हो सकता है, और एट द एंड हम लोग यही करेंगे कि ऑथर का नाम और साथ में हम लोग उसको ईयर वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेफ़रेंस की इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है कि जो शॉर्ट कोटेशन होती है उसका क्या है, शॉर्ट कोटेशन आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राउन स्टेट्स, ठीक है? ब्राउन स्टेट्स, और आगे उसकी जो भी इसने स्टेटमेंट दी है, जो भी उसने डेफिनिशन दी है, वो आ गई, और साथ में हम लोगों ने इसको किसमें बंद कर दिया? इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया, ठीक हो गया? इन्वर्टेड कॉमास में हमने इसको बंद कर दिया और साथ में कोटेशन ऐड कर दी, और साथ में हम लोगों ने पेज नंबर वहाँ पे मेंशन कर दिया कि पेज नंबर कौन-सा है, P.23 पेज नंबर वहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया। उसके अलावा जो ब्लॉक कोटेशन है उसकी बात कर लेते हैं। जो ब्लॉक कोटेशन होती है उसको सेपरेट करके लिखा जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस हेल्थ एज, उसके बाद उसको सेपरेट करके लिख दिया नीचे, और उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया है, और उसके बाद उसका रेफरेंस दिया है कि किसने ये बोला है, ऑथर का नाम लिखा है और साथ में ईयर लिखा है, और साथ में उसका पेज नंबर मेंशन कर दिया है कि कहाँ पे लिखा है, ठीक है? अब जब हम लोग साइटेशन सोर्सेज को ऐड करते हैं, उसमें हम लोग ऑथर को, डेट को, पेज नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है? समटाइम्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो अगर है तो, ठीक है, सब कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पीछे वाली में देखिए ना, इस वाले में हम लोगों ने नाम भी मेंशन किया है ऑथर का, उसका ईयर मेंशन किया है, पेज नंबर भी मेंशन किया है। तो हम लोग ये कर सकते हैं ऐड, ओके। जब हम लोग रेफरेंस दे रहे होते हैं अपने किसी भी रिसर्च पेपर के लास्ट में या फिर थीसिस के, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहला है रूल है, वो है कि सबसे पहले ऑथर का नाम लिखा जाता है। ऑथर का नाम, उसका फैमिली नेम, इनिशियल्स, और अगर ऑथर का नाम नहीं है तो हम लोग टाइटल को ऐड कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम लोगों ने ऑथर का नाम ऐड करना है ना, किसी भी सोर्स में, रेफरेंस में, कि जहाँ से भी हम लोगों ने लिया हुआ है सोर्स, तो उसके ऑथर का क्या नाम है, उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने से क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का नाम है जॉन ब्राउन, तो हम लोग क्या करेंगे कि जे जो है वो बाद बाद में आता है, और बी जो है वो पहले आता है। इसीलिए हम लोग पहले जो है वो ब्राउन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग जॉन लिखेंगे, ठीक है? मतलब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका नाम जॉन ब्राउन है तो हम लोग जॉन ब्राउन ही लिखेंगे, नहीं, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले ब्राउन लिखेंगे और उसके बाद उसके अंदर एक
कॉमा डालेंगे और उसके बाद जो है वो जॉन लिख देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि कोई भी जो भी आर्टिकल, चैप्टर या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर टाइटल, ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। जर्नल बुक, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस टाइटल को ऐड कर सकते हैं, पब्लिकेशन डेट को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम लोगों ने किसी जर्नल का वॉल्यूम नंबर है हमारे पास, तो हम लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं। बुक का एडिटर कौन है, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। पब्लिशर, अगर बुक्स हम लोग लिख रहे हैं तो उसके पब्लिशर का नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये भी बुक्स के लिए है कि उसकी जगह, अक्सर आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी पब्लिश हुई, वहाँ पे पब्लिशर्स का नाम लिखा जाता है। लाइक पब्लिशर्स, जो उर्दू पब्लिशर्स हैं आजकल पाकिस्तान में, फरवा पब्लिशर्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा उनका नाम सुना हुआ है कि फरवा फरवा पब्लिशर्स, वो क्या करते हैं, अपने जो सबसे पहला वाला पेज होता है ना, उसमें पब्लिशर्स को उसका नाम जो है वो मेंशन होता है, ठीक है, पब्लिशर्स का नाम मेंशन होता है। तो उसी से ये मुराद है कि अगर किताबों के लिए है तो पब्लिशर्स का जो नाम है वो भी लाजमी ऐड होगा। उसके अलावा पेज नंबर्स, अगर हमारे पास कोई भी आर्टिकल्स हैं या फिर बुक के चैप्टर्स हैं, तो उसमें हम लोग उसका जो नंबर है, पेज नंबर, वो लाजमी हम लोग ऐड करें। ओके, अभी हमें नीचे जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा हम लोग जो है वो प्लेजरिज्म को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि हम लोग प्रॉपर साइटेशन दें, ठीक है। अब इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सबसे पहला है हमारे पास, अवॉइड करें डायरेक्ट क्वेट को। बहुत ज़्यादा होता है ना कि हम लोग बार-बार फिर क्वेट्स ही ऐड करते चले जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, सेम उसी की कोटेशंस को ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, करें, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करें, ज़्यादा बिल्कुल भी मत करें, अदरवाइज़ प्लेजरिज्म का आप पे आ जाएगा कि आप लोग जो है ये कॉपीराइट का इश्यू जो है वो बन सकता है। इसके अलावा क्या करें कि आप उसको ना नोट्स लें और साथ उसको पैराफ्रेज़ करके उस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दें, ठीक है। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा ना कि कहीं न कहीं से कॉपी किया है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा आपका जो रिसर्च पेपर है, जो आपका थीसिस है, वो आप सारा का सारा किसी और के वर्क पे कोटेशन ऐड करते जाएँ, ये ले मैंने साइटेशन दे दी है, तो साइटेशन का कोई मसला तो नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, आप लोग अपनी करें, ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा नहीं करें। इस तरह से प्लेजरिज्म का आपके इश्यू आ सकता है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग आर्टिकल्स को रीड आउट करते हैं ना, तो तब हम लोग गौर से उसको रीड आउट करें और आइडेंटिफाई कर लें रिसर्च क्वेश्चंस को, की इश्यूज़ को, और साथ में टॉपिक के जो वर्ड्स हैं, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लें। तो हम लोग इस तरह से भी प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि अपने पास जितनी भी आप लोगों ने रेफरेंसेस ऐड किए हैं, या फिर बिब्लियोग्राफिक भी इसको कहते हैं, या फिर जितनी भी आप लोगों ने बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स हैं वो ऐड किए हैं, वो आप साथ में लाज़मी साथ-साथ ऐड करते जाएँ। लाइक अपने पास आप लिखते चले जाएँ, ताकि आपको एट द एंड मतलब मुश्किल ना हो कि यार ये मैंने कहाँ से लिया था, ये कहाँ से लिया। तो समटाइम्स भूल जाते हैं ना हम लोग कि हम लोगों ने ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। तो बेहतर है कि जब भी आप कहीं से रेफरेंस लें, आप साथ ही साथ लिख लें कि मैंने ये रेफरेंस यहाँ से लिया, ये रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया। नोट्स जो हैं वो आप लोग बनाते जाएँ, और साथ में उनके पेज नंबर, लिटरेचर जो भी आपने रीड किया है, आप जो भी आपको अवेलेबल है, वो आप लाज़मी साथ में लिखते चले जाएँ। और क्या है, और बहुत केयरफुली अपने आइडियाज़ को दूसरों के आइडियाज़ से जो है वो डिफ़र करके बताएँ, ठीक है, कि मेरा ये आइडिया है और इसका ये आइडिया है, मेरा ये आइडिया। रेफ़रेंसिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं, उसमें एमएलए और एपीए आता है, ओके? और उसके लिए हम लोगों को गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए कि हम लोगों ने एपीए में स्टाइल में अगर लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है, एमएलए में लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है, तो इसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस हम लोगों को होनी चाहिए। ऑलवेज़ गिव रेफरेंसेस टू द सोर्सेज़ यू यूज़ इन योर रिसर्च वर्क्स, हमेशा आपने देना है, अदरवाइज़ प्लेजरिज्म का आप पे अटैक आ जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों ने ये कॉपीराइट का आप पे इश्यू आ सकता है कि ये कंप्लीट आपने कहीं और से ही उठाया है, ठीक है, तो लाज़मी रेफरेंस को भी ऐड करना है। अब ये सारी टिप्सों को फॉलो करते हुए आप अपने रिसर्च वर्क को प्लेजरिज्म से बचा सकते हैं, साइटेशन को अच्छे से दे सकते हैं, रेफरेंसेस को अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ना मैं आप लोगों को कुछ रिसर्च पेपर्स दिखा देती हूँ कि उसमें नहीं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एपीए और एमएलए में फ़र्क क्या होता है, ठीक है? ओके, मेरे पास ये है, एक मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया है, एपीए और एमएलए में फ़र्क क्या है। सबसे पहले आप लोग ने ये देख लेना है कि आपका जो रिसर्च पेपर है, आपका जो टॉपिक है वो क्या है। एपीए वाला जो होता है ना, एपीए वाले कौन-कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एपीए स्टाइल, साइंस वाले, फिज़िकल और सोशल साइंसेज़ वाले जो लोग हैं, वो एपीए वाला स्टाइल जो है उसको चूज़ करेंगे। जो एमएलए वाले हैं, वो कौन-सा करेंगे कि एसेज़ ऑन ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमैनिटीज़, हिस्टोरिकल, लिटरेचर और आर्ट्स, ये वाले अगर आपका रिसर्च पेपर इन पे बेस्ड है तो आप एमएलए को यूज़ करेंगे। अब कंपेयर और कंट्रास्ट देख लेते हैं इनमें। इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से देनी है? एपीए वालों ने क्या करना है कि ऑथर का लास्ट नेम, ईयर, पेज नंबर मेंशन करना है। एग्जांपल आप लोगों के सामने मौजूद है कि ऑथर का नाम आ गया, ईयर आ गया और साथ में पेज नंबर मेंशन आ गया। उसके अलावा जो एमएलए वाले हैं उन्होंने क्या करना है कि ऑथर का लास्ट नेम और पेज नंबर जो है वो दे देना है। ऑथर का लास्ट नेम आ गया, यहाँ पे ईयर को मतलब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि इधर ईयर दिया हुआ था, यहाँ पे ईयर नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने पेज नंबर मेंशन कर देना। उसके अलावा साइटेशन किस तरह से देनी है कि साइटेशन का जो ऑथर का जो लास्ट नंबर नेम है एपीए में, वो देना है, इनिशियल ऐड करना है, टाइटल देना है, टाइटल इन सेंटेंस केस, ठीक है, अगर आपके पास कोई है तो आपने वो देना है। उसके अलावा नो पीरियड आफ्टर यूआरएल, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ऑथर का नाम आ गया ऑस्टन जेन ऑस्टन नाम था ना उसका, जेन ऑस्टन। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करना था, तो ऑस्टन पहले आ गया, जे बाद में आ गया, और साथ में हम लोगों ने टाइटल को ऐड कर दिया कि जो भी था। उसके अलावा यहाँ पे जो एमएलए है उसमें क्या करना है कि ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और टाइटल इन टाइटल केस, अगर आपके पास कोई टाइटल है तो वो हम लोगों ने टाइटल को ऐड करना।
यहाँ पर ऑस्टन जेन फिर से वही यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ जे लिखा हुआ था एपीए में, लेकिन एमएलए में हम लोगों ने कंप्लीट नेम लिखना है और जो भी उसका वर्क का नेम है प्राइड एंड प्रेजुडिस उसको भी मेंशन किया और साथ में टाइटल को हम लोगों ने ऐड कर दिया, टाइटल इन टाइटल केस। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेटिंग रूल्स क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग रूल्स में हम लोग जब हम लोग रेफरेंसेस को देते हैं ना उसको किस तरह से करना है कि रेफरेंस लिस्ट टाइटल। ठीक है, अब रेफरेंस देने हैं, जो भी हम लोगों ने रेफरेंसेस लिखे हैं वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो कोटेशंस को ऐड करते हैं वो किस तरह से करते हैं और वो फिर उसको आप लोगों ने किस तरह से करना है। ठीक है, रेफरेंसेस ऐड करना है, जबकि एमएलए में क्या करना है, वर्क्स साइटेड को हम लोगों ने बता देना है कि हम लोगों ने जो भी लिया है सोर्स वो हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, वो हम लोगों ने बता देना। इसके अलावा टाइटल पेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एमएलए में टाइटल पेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। रनिंग हेड्स जो हैं, पेज नंबर हम लोगों ने मेंशन करना है जिसका भी हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, और जो एमएलए है उसमें हम लोगों ने लास्ट नेम लेना है और साथ में पेज नंबर लेना है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, इसमें हम लोगों को एक प्रॉपर एक डिफाइंड फॉर्मेट में हम लोगों ने हेडिंग और सब हेडिंग्स को ऐड करना है, जबकि एमएलए में कोई इतना कोई नो डिफाइंड फॉर्मेट, कोई भी हमारे पास फॉर्मेट डिफाइंड नहीं होता है कि आपने यही यूज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा ब्लॉक कोटेशंस ऐड करनी है। ब्लॉक कोटेशंस जो है वो 40 से ज़्यादा वर्ड्स के यूज़ करें, जबकि एमएलए में 4 से ज़्यादा लाइन्स का यूज़ करें। ठीक है, तो ये हो गया एमएलए और एबीए में फ़र्क। अब मैं आपको थोड़े कुछ रिसर्च पेपर्स दिखा देती हूँ साइटेशन और रेफरेंसेस में फ़र्क बताने के लिए। अब ये मेरे पास जो है वो एक रिसर्च पेपर है, इसमें आपको साइटेशन के बारे में बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर साइटेशन यहाँ पे दी हुई है। ये देखें इन्वर्टेड कॉमास में, जो इन्वर्टेड कॉमास में है ना इसको हम लोग साइटेशन कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में हम लोगों ने साइटेशन को ऐड किया। ओके, ये होगी साइटेशन। रेफरेंस की तरफ आते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस जो है वो हम लोग बिल्कुल लास्ट पे देते हैं किसी भी रिसर्च पेपर के, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये रहा रेफरेंस, ये आ गए रेफरेंसेस। रहना कहाँ से क्या-क्या चीज़ें ली हैं, कंप्लीट उसकी डिटेल आ गई, ईयर्स आ गए और बारी-बारी लाइक नंबरिंग भी की हुई है। जब आप लिखते हो ना, अपना थीसिस लिखते हो तो आप लोग जहाँ पे आपने रेफरेंस साइड किया हुआ है, आप वहाँ पे भी छोटा-सा ये छोटा-सा मार्क जो हम लोग ये साइड पे लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग ऐड करते हैं ताकि नीचे जाके हम लोगों को रेफरेंस देते हुए ना हो प्रॉब्लम ना हो कि हमने कौन-सा रेफरेंस कहाँ से लिया है। इसलिए नंबरिंग भी ज़रूरी होती है। तो ये नंबरिंग आ जाएगी साथ में और ये रही सारे के सारे रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को साइटेशन और रेफरेंसेस के बारे में बता सकूँ, क्योंकि ये बहुत एक मेजर और मेन पॉइंट होता है किसी भी रिसर्च या फिर थीसिस का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।